5 अनोखे राष्ट्रपति। अनोखे का मतलब होता है स्ट्रेंज, अजीब सा, अलग किस्म का, इस तरह का। और राष्ट्रपति कैसे महात्मा गांधी, इस तरह से लोग अलग अलग नेता थे, तो उसी तरह से इसमें एक एक कैरेक्टर के बारे में बताया गया है जो पहले राष्ट्रपति बने हैं उनका। ठीक है, और उनका नाम है राजेंद्र बाबू। ठीक है, तो उनके बारे में दिया हुआ है कि कैसे वो सादगी से किस तरह से रहते थे। जैसे अल्लाह के नबी और उनके साहबा वगैरह रहे हैं, उन्हीं के करीब करीब उन्होंने भी फॉलो किया है, तो वही सादगी को बताया है थोड़ा बहुत। तो आगे देखते हैं, आगे दिया है कि महादेवी वर्मा, ये कौन है, लिखने वाले का नाम है। ठीक है, तो आगे दिया हुआ है कि परिचय में दिया है कि जन्म जो है उनका बता रहे हैं कि 1907 में हुआ है, और वो फर्रुखाबाद में, जो उत्तर प्रदेश में आता है। मृत्यु के बारे में दिया है कि जो 1987 में हुआ है, उनकी मौत इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। आगे दिया है कि परिचय में कि महादेवी वर्मा जी ये जो है प्रतिभावान साहित्यकार थी। प्रतिभावान यानी जो टैलेंटेड होता है वो, प्रतिभावान यानी टैलेंटेड, साहित्यकार यानी लिटरेचर थी। आप छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक मानी जाती है। ऐसा कोई एक ये होता है कि बिल्डिंग है या कोई घर है, तो घर जब खड़ा होता है तो कई पिलरों पे खड़ा होता है, तो उसी तरह से बोले कि उन ये प्रमुख स्तंभ यानी मेन पिलर, आप छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से, यानी जो 4 पिलर हैं उनमें से एक मानी जाती है। आपकी रचनाएं समाज के प्रत्येक वर्ग, समाज यानी जो सोसाइटी है, प्रत्येक वर्ग यानी हर कैटेगरी के जो लोग होते हैं, अलग अलग किस्म के होते हैं, उनको क्या करती है, प्रभावित और प्रेरित करती है, यानी अफेक्ट करती है और इम्प्रेस करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। आपको आधुनिक यानी मॉडर्न, जदीद, न्यू, इस तरह से मीरा और हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा जाता है, यानी इनको एक टाइटल लकब दिया गया है जो इस नाम से उनको कहा जाता है। आगे दिया है कि प्रमुख कृतियां निहार, रश्मि और सांध्य गीत, कविता संग्रह, संकल्पता और श्रृंखला की कड़ियां, निबंध, पथ के साथी, मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र, रेखा चित्र आदि, तो ये सब उनकी प्रमुख कृतियां हैं। ठीक है, आगे दिया है गद्य संबंधी में कि महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित प्रस्तुत संस्मरण, प्रस्तुत यानी प्रेजेंट, संस्मरण मतलब मेमोरियल, इंग्लिश में हम बोलते हैं मेमोरियल। ठीक है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में है। और ये बोले कि ये जो गद्य संबंधी वो किसके बारे में है, जो इंडिया के यानी जब आजाद इंडिया हुआ उनके प्रथम यानी पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में है। पाठ में यानी लेसन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की सादगी यानी सिंपलिसिटी, सरलता यानी इजी गोइंग जो बोलते हैं, सहज स्वभाव यानी जो नेचर है, स्वभाव यानी नेचर के बारे में प्रकाश डाला गया है। प्रकाश यानी रोशनी डाला गया है, यानी तुम्हारा ध्यान उधर खींचा गया है। यहाँ लेखिका ने स्पष्ट किया है, मैंने यहाँ जो लिखने वाली हैं जो महादेवी वर्मा है, उन्होंने ये स्पष्ट किया यानी क्लियर किया, साफ किया है कि भारत के महामहिम, महामहिम यानी जो बहुत ऊंचा है, वो महामहिम पद पर पहुंचकर भी, यानी एक अच्छी पोस्ट, जो इंडिया का सबसे अच्छा पोस्टों में से एक पोस्ट माना जाता है कि राष्ट्रपति बनना, तो बोले वहां पर पहुंचकर भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में आह लेस मात्र भी नहीं था। आह, आह से यानी अहंकार जो होता है वो, ईगो जो होता है वो, लेस मात्र मतलब
यानी एक लाइन खींची जाए इस तरह से और उसकी निशान पड़ जाए, वो भी नहीं था। और जैसा कि हमको हदीस में मालूम है कि ये बताया गया कि जिसके अंदर क्या पाया गया, अना पाई गई, वो जन्नत में नहीं जा सकता। तो वो चीज बता रहे कि इनके अंदर मतलब एक मात, कैसे कोई लाइन हमने पेंसिल से खींचा और मिटा दिया और फिर वो दिखता है थोड़ा बहुत, तो उस तरह का भी नहीं था। तो आगे देखते हैं, दिया कि राजेंद्र बाबू ने, जो राजेंद्र बाबू हैं, तो राजेंद्र बाबू को मैंने पहले पहले एक सर्वथा, बोला कि राजेंद्र बाबू को, ये जो लिखने वाली हैं महादेवी वर्मा, वो बोल रही हैं कि राजेंद्र बाबू को मैंने पहले पहले एक सर्वथा, सर्वथा यानी बहुत बहुत पहले, यानी सबसे पहले गद्यात्मक वातावरण में ही देखा था। गद्यात्मक यानी साधारण, सामान्य, शोभनी, इस तरह से वातावरण यानी माहौल में ही देखा था, परंतु यानी लेकिन उस गद्य के, उस गद्य ने, यानी बोल रहे कि वो जो गद्य है, जो प्रोज है, उसमें बोल रहे कि परंतु उस गद्य ने, यानी उस प्रोज ने कितने भावात्मक छड़ों की अटूट मालाएं गुथी हैं। बोले कि परंतु उस गद्य यानी उस प्रोज ने कितने भावात्मक, यानी जो अफेक्टिव जो होता है उसमें क्षण यानी पल, ये लम्हा, इस तरह से कि अटूट यानी जो न टूटने वाली है, अनबिटेबल है, माला गुथी है। यानी किस तरह से, इस तरह से ये माला रहता है और इसके अंदर एक के बाद एक मोती को डाला जाता है, गुथा है, उसको बोलते हैं गुथना, उसके अंदर है। तो बोले कि इस तरह से एक के बाद एक उनके साथ है, यह बताना कठिन है। और बोले ये कैसा है, इसको बताना कठिन है, यानी हार्ड है, मुश्किल है। मैं प्रयाग में, प्रयाग यानी जो इलाहाबाद जो पहले नाम था उसी को बोल रहे हैं कि मैं प्रयाग में बीए की विद्यार्थी थी। बीए यानी ये जो एक पोस्ट है जो हम हासिल करते हैं, ठीक है, तो वो उसकी जो है स्टूडेंट थी। तो ये कहाँ की बात चल रही है, इलाहाबाद की, जिसका नाम प्रयागराज है अभी। तो मैं प्रयाग में बीए की विद्यार्थी थी, यानी स्टूडेंट थी, और अवकाश, शीतावकाश यानी शीत मतलब बोलते हैं जो ठंडी की होती है वो, तो शीतावकाश, अवकाश यानी जो छुट्टी होती है वो, तो यानी विंटर ब्रेक जो था उसमें मैं घर भागलपुर जा रही थी। मैंने ठंडी की छुट्टी का जो टाइम चल रहा था उसमें वो क्या कर रही थी, घर उनका जो था भागलपुर, वहां जा रही थी। पटना में भाई के मिलने की बात थी, और बोले पटना में भाई के मिलने की बात थी, अतः इसीलिए यानी स्टेशन पर ही प्रतीक्षा के कुछ घंटे व्यतीत करने पड़े। अतः इसीलिए स्टेशन पर ही प्रतीक्षा यानी वेटिंग, इंतजार के कुछ घंटे व्यतीत, व्यतीत मतलब गुजारना, स्पेंड करना, इसे कि व्यतीत करने पड़े यानी गुजारना, गुजारा करना पड़े। स्टेशन के एक और 3 पैरों वाली बेंच पर, बोल रहा है कि स्टेशन की एक और तीन 3 जो पैर वाली बेंच है पर देहातियों की वेशभूषा में कुछ नागरिकों से घिरे सज्जन जो विराजमान थे, और कि देहातियों जैसे थे, और वेशभूषा यानी जो यूनिफॉर्म है, पहनावा है, उसमें कुछ नागरिकों से घिरे, यानी कोई कुछ लोग है, सिटीजन है, उनसे घिरे हुए सज्जन जो विराजमान थे यानी बैठे थे, उनकी ओर मेरी जो है, उनकी तरफ जो है, उनकी क्या बोले कि मेरी विहंगम दृष्टि जाग कर लौट आई। तो विहंगम दृष्टि यानी किस तरह से चिड़िया रहती है, इधर उधर देखती है चारों तरफ, तो वही बोले कि आई बर्ड, ये जो व्यू वर्ड है, वो दृष्टि जाकर लौट आई, दृष्टि यानी नजर, जाकर लौट आई। वास्तव में भाई से यह जानने के उपरांत, यानी वास्तव में यानी रियलिटी में, भाई से यह जानने के उपरांत, उपरांत मतलब बाद, कि उक्त सज्जन ही राजेंद्र बाबू है, कि जो
वो देखी कि कुछ लोग घेरे हुए हैं और वो बीच में जो विराजमान है, तो बोले जो उक्त सज्जन यानी जो अबोव यानी ऊपर, उक्त बोलते हुए अबोव सज्जन ही यानी जिनका जिक्र अभी ऊपर हुआ है वही उक्त यानी अबोव ऊपर सज्जन ही राजेंद्र बाबू है यानी वही राष्ट्रपति हैं। मुझे अभिवा अभिवादन का ध्यान आया, तो मुझे जो है मतलब क्या समझ में आया कि अरे वो इतने महान आदमी, चलो सलाम दुआ कर लेती हूँ, तो उनका ये ध्यान आया। और आगे दिया है कि पहली दृष्टि में ही यानी पहली नजर में ही जो आकृति, आकृति यानी जो शेप स्मृति में अंकित हुई यानी जो दिमाग में उनके जो छाई जो छपी जो थी, तो वही बोले कि पहली दृष्टि में ही जो आकृति स्मृति में अंकित हो गई थी यानी जो उनका शेप था और जो उनका लुक था दिखने का, वो क्या हो गया, छप गया था। अंकित हो गया ना मतलब छप जाना, तो हो गई थी उसमें। इतने वर्षों ने न कोई नई रेखा जोड़ी और न कोई नया रंग भरा। अब हो रहा है कि पहली नजर में जब देख लिए और भले भले टाइम हो गया, तो उसमें ये नहीं हुआ कि कुछ चीजें ऐड हो गई या कोई चीज घट गई, नहीं, बल्कि एक बार छप गई देख लिए और न भूलने जैसा ऐसा है कि मतलब अब भूल नहीं सकते, एकदम मजबूत याद रहेगा। तो वही बोल रहे कि उसमें इतने वर्षों ने यानी इतने वर्ष यानी बहुत साल गुजर जाने ने न कोई रेखा जोड़ी और न ही नया रंग भरा, यानी ज्यों का त्यों हूबहू उनकी जो जो चेहरा है जो देखने देखे थे वैसा ही याद रह गया। सत्य में बोले सही में, सत्य में से जैसे कुछ घटाना या जोड़ना संभव नहीं रहता। बोले कि जो सच्चाई होती है उसमें से न कुछ निकाला जा सकता है और न जोड़ा जा सकता है, उसमें ये पॉसिबिलिटी रहता ही नहीं, संभव यानी पॉसिबिलिटी इम्कान नहीं रहता है। वैसे ही सच्चे व्यक्तित्व बोले कि ऐसे ही जो सच्ची किरदार होती है, व्यक्तित्व होती है, जो पर्सनालिटी होती है, में भी कुछ जोड़ना घटाना संभव नहीं है। क्योंकि जो रियल आदमी रहता है वो क्या रहता है, वो दिखावे पे जीता नहीं है, उसकी सादगी जिंदगी रहती है। और जो कुछ भी रहता है वो अपना एक एक आइडियोलॉजी लेके जी रहा होता है। तो उसमें कुछ नया तुम जोड़ोगे अपनी तरफ से तो वो बहुत इजीली क्या हो जाएगा, पहचान में आ जाएगा कि भाई ये आदमी तो इस चीज को मानता ही नहीं था, कोई कैसे करेगा। और फिर उनको बहुत सारे लोग फॉलोअर्स भी रहते हैं, तो उनकी हर चीजों को वो लिखे रहते हैं। तो वो है कि जो सच्चे व्यक्ति होते हैं उनका कुछ भी जोड़ना घटाना संभव नहीं होता है। काले घने बोल रहे कि आप उनके बारे में बता रहे पर्सनालिटी के बारे में कि काले घने यानी उनके जो बाल थे वो काले घने पर छोटे कटे हुए बाल, और छोटे कटे हुए बाल, चौड़ा मुख, और उनका जो मुख यानी जो फेस था, चेहरा था, वो चौड़ा था, और चौड़ा माथा, फोरी हेड जिसको बोलते हैं, तो लीलार बोलते हैं आम भाषा में। तो बोल रहे कि जो फोरी हेड था वो भी क्या था, चौड़ा था। घनी, और बोल रहे कि जो घनी थी भ्रिकुटिया, भ्रिकुटिया मतलब जो आईब्रो होता है वो घनी हुई थी, यानी वो एक के पास रहती है, कैसा एकदम दूर दूर बाल रहते हैं ना, तो उसको हम लोग घनी नहीं बोल सकते, लेकिन एक के अंदर एक इस तरह से रहेगा तो क्या हो जाएगा, उसको हम घनी बोलेंगे। ठीक है, तो वही बोले घनी भ्रिकुटियों के नीचे यानी जो आईब्रो है उसके नीचे बड़ी आंखें, मुख के अनुपात में, मुख के अनुपात में यानी जो चेहरा है उसके रेशो में भारी नाक, यानी नाक भी उसी तरह का है जिस तरह से चेहरा बड़ा बड़ा है, उसी तरह से नाक है, उसी रेशो में, अनुपात यानी रेशो में। कुछ गोलाई या बोले कुछ गोलाई लिए चौड़ी जो टुड्डी है वो है। तो यहाँ पे जो बताया जा रहा है वो सब नाक नक्शा बता रहे हैं, यानी इस तरह से जो है, तो ये जो है उनका क्या हो गया, टुड्डी हो गई। ठीक है, और नाक यहाँ पे जो बता रहे हैं वो, और यहाँ पे जो आंख है और यहाँ पे आईब्रो है, तो इसकी बात कर रहे टुड्डी। कुछ मोटे पर सुडोल ओट, और जो ओट है वो क्या है, मोटे हैं, यानी इस तरह से मोटे हैं लेकिन सुडोल है यानी सजीले हैं, इस तरह से भद्दा दिखने जैसा नहीं है। ठीक है, वही बोल रहे कि सुडोल है, श्यामल छाई देता, और बोल रहे कि जो श्यामल यानी जो डार्क जो फ्रिकलेस है वो ऐसा छाई देता हुआ गेहुआ वर्ड, और उनका जो
व्हीट जैसा, गेहूं यानी गेहूं के जैसा जो कैरेक्टर है वो वैसा दिखाई देता। बड़ी बड़ी ग्रामीणों जैसे, यानी बड़ी बड़ी ग्रामीणों यानी गांव जैसे मूछों जो ऊपर की ओट को ही नहीं ढक लेती, यानी जो समझो ये ओट है इस तरह से, और यहाँ पे जो मूछ है तो वो ऐसा नहीं कि खाली ऊपर के ओट को ढक रही है, बल्कि नीचे की ओर भी रोमिल आवरण डाले हुए हैं। वो ये कि नीचे की ओट पर भी रोमिल आवरण यानी हेयरी कवर, रोमिल आवरण यानी हेयरी कवर डाले हुए हैं, यानी हेयर जो है इस यहाँ से मूछ इनकी यहाँ तक के ऐसा कवर डाले हुए थी। हाथ पैर शरीर सब सब में लंबाई एक ऐसी विशेषता थी जो दृष्टि को अनायास, अनायास मतलब स्पॉन्टेनियस, हम इंग्लिश में बोलते हैं कि स्पॉन्टेनियस यानी तुरंत के तुरंत आकर्षित कर लेते थे, यानी सब कुछ इस तरह का था कि मतलब रेशो में थे और सब सही थे। और आगे दिया है कि उनकी वेशभूषा की, जो उनकी जो यूनिफॉर्म थे, जो पहनावा था, वेशभूषा यानी जो पहनावा था, यूनिफॉर्म था, कि ग्रामीणता तो यानी जो गांव में जो लोग रहते हैं जिस तरह से पहनते हैं वही बोले कि ग्रामीणता तो और भी दृष्टि को उलझा लेती, यानी अपने तरफ खींचे रखती, तुमको निकलने न देती। खादी की मोटी धोती ऐसा फेटा, यानी जो टर्बन होता है उसको बोलते हैं, तो वो एक कपड़ा रहता है, वो कहीं पे भी बांधे रहते हैं जहां उनको जरूरत पड़ती, तो वो कभी सर पे बांध लिए, कभी पेट पे बांध लिए, तो इस तरह खादी की मोटी धोती ऐसा फेटा देकर बांधी गई थी, यानी वो कपड़ा था और जब कई बार उसको बांध दिए तो उसको बोला जाएगा फेटा, देकर बांधी गई थी कि एक और दाहिनी पैर पर घुटने छूती। अब बोले कि जो पहनते थे तो वो जो पहनने का अंदाज था उनका धोती का, ठीक है, तो धोती जो है वो कैसा है, जैसे हम पैंट पहनते हैं तो उसकी जगह पे वो पहना जाता है। तो समझो ये दो टांग है, तो इसमें जो वो बांध रहे हैं उसका स्टाइल बता रहे कि किस तरह से रहेगा, तो बोल रहे कि मोटी धोती ऐसा फेटा देकर बांधी गई थी, इस तरह से बांधा गया था कि एक और दाहिने पैर के घुटने छूती, यानी जो घुटना होता है ये उसका, तो वो दाहिने पैर के घुटने छूती, दूसरी पैर पर पिंडली, और बोले जो दूसरी पैर बच गया था उस पर कि पिडली की ओर, तो दूसरी ओर जो है बाएं पैर की पिडली, मोटे जो खुरदुरे, खुरदुरे यानी जो ऐसा होता है ना, सॉफ्ट नहीं होता, छूने पे थोड़ा चुभता है तो उसको बोलते खुरदुरे, जिसको हम लोग बोलते रफ, मोटे खुरदुरे काले बंद गले के कोट, और वो जो पहनावा उनका सब बता रहे कि धोती कैसे पहनते हैं, कोट जो था वो काला था, बंद गला था, उस तरह से कोट के ऊपर का भाग बटन टूट जाने के कारण खुला था। अब बोल रहे कि बटन टूट गया था उसके वजह से खुला था, और घुटने के नीचे का बटनों से बंद था, और घुटने के नीचे जो था वो बटनों से बंद था। सर्दी के दिनों के कारण पैरों में मोजे, जूते जो जो बोले कि जो ठंडी थी, सर्दी मतलब ठंडी थी, तो ठंडी के दिनों के कारण पैरों में मोजे, जूते तो थे, परंतु कोट और धोती के समान उन उनमें भी विचित्र, यानी जो जिस तरह से कोट था और जो धोती था, उन दोनों का क्या हो रहा था कि जो ये होता है मेल होता है वो नहीं था, तो वो रहे कि उन्हीं के समान विचित्र, यानी एक अजीब किस्म की अलग अलग किस्म की जो थी वो विचित्र जो था, और वो जो विचित्र था वो क्या था, स्वच्छ दंतावाद था, यानी रोमांटिज्म जो हम बोलते हैं इंग्लिश में वो था। मिट्टी की परत, जो मिट्टी की परत, जो मिट्टी होती है और उसके ऊपर एक लेयर होती है, दो लेयर होती है, ऐसा लेयर होती है ना, तो वही बोले मिट्टी की परत यानी लेयर से न जूते के रंग का पता चलता था, यानी जो मिट्टी थी वो जूतों के ऊपर इस तरह से लेयर बना दी थी कि वो जूते का कौन सा कलर है वो पता न चलता था, न रूप यानी वो किस डिजाइन में बना हुआ है वो भी न पता चलता था।
गांधी टोपी की स्थिति, गांधी जो गांधी जी की जो स्टाइल की टोपी थी वो की स्थिति तो उस पर जो तो और भी विचित्र थी, यानी जो टोपी लगा लेते थे उसके ऊपर वो भी क्या थी, एक स्ट्रेंज थी, विचित्र थी। आगे उसके आगे की नोक, जो टोपी होती है इस तरह की, और उसका टोपी का ये जो नोक होता है उसकी बात करें कि नोक बाई भौं पर खिसक आई थी। बाई भौं, भौं यानी जो आईब्रो होता है उसके ऊपर खिसक आई थी टोपी, और टोपी की कोर माथे पर पट्टी की तरह लिपटी हुई थी, यानी जो पट्टी होती है इस तरह से, वो उस चीज के ऊपर क्या हुआ, लिपटी हुई थी। यानी कहने का मतलब सब कुछ स्ट्रेंज था, विचित्र था, और उसी तरह से वो रहते थे। देखकर लगता था मानो, बुरा कि देखकर लगता था मानो कि वे किसी हड़बड़ी में यानी जल्दी में चलते 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 कपड़े पहन आए हैं। यानी कहने का मतलब है कि वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं दे रहे थे, उसको टाइम नहीं दे रहे थे कि हाँ भाई कपड़े का लुक वगैरह ये वो सब नहीं दे रहे थे। अतः इसीलिए जो जहां जिस स्थिति में अटक गया, इसीलिए बोले जो जहां जिस स्थिति में यानी जिस सिचुएशन में अटक गया यानी फंस गया, लटक गया, वह वहीं उसी स्थिति में लटका रह गया, यानी उसको कोई सजाया नहीं गया। जो जहां रख के आप भाई गिरेगा नहीं, यहीं रहेगा, रहने दो, मुश्किल नहीं है। ठीक है। उनकी मुखाकृति देखकर, मुखाकृति यानी जो फेस है वो है, जो चेहरे की जो बनावट है उसको देखकर अनुभव होता था, अनुभव यानी महसूस होता था, फील होता था, ऐसा लगता था मानो इन्हें पहले कहीं देखा है। यानी जैसे तुमने उनको देखे तो देखते ही उनको तुमको क्या लगेगा कि अरे मैंने ये इस आदमी को कहीं देखा था। अब क्यों ऐसा लगता था वो आगे बता रहे। अनेक व्यक्तियों ने भी उन्हें प्रथम बार देखकर ऐसा ही अनुभव किया। अनेक व्यक्तियों मतलब अब यानी बहुत सारे लोगों ने, अनेक यानी एक से ज्यादा लोग जब होते हैं तो अनेक, अनेक व्यक्ति मतलब अलग ज्यादा लोगों ने भी उन्हें प्रथम बार देखकर यानी पहली बार देखे उस इंसान को, फिर भी उनको ऐसा अनुभव होता था कि हमने कहीं देखा है। तो अब क्यों ऐसा हो रहा था वो आगे बता रहे। बहुत सोचने के उपरांत, यानी बहुत सोचने के उपरांत, उपरांत मतलब के बाद ही उस प्रकार की अनुभूति का कारण समझ में आया। अनुभूति यानी ये ऐसा तुम्हें फीलिंग क्यों हो रहा है कि तुम इस आदमी को पहली बार देख रहे हो और फिर भी तुम्हें लग रहा है कि मैं कभी देखा हूं, ऐसा वो कारण समझ में आया। कब? जब बहुत देर तक सोचने के बाद समझ में आया। अब क्या उसमें थी खासियत, वो आगे बता रहे हैं कि राजेंद्र बाबू की मुखाकृति, यानी जो राजेंद्र बाबू है उनकी मुख की जो जो फेस है, उनकी जो बनावट ही नहीं, बोल रहे कि जो सिर्फ चेहरे की बनावट ही नहीं, उनके शरीर के संपूर्ण गठन, यानी उनकी बॉडी का जो पूरा जो संपूर्ण यानी पूरा गठन, यानी जो संरचना है, वो जो बनावट है में एक सामान्य भारतीय यानी एक जो सामान्य नॉर्मल जनरल जो इंडियन होते हैं, जन की आकृति, जन की यानी इंसान पर्सन की आकृति यानी शेप और गठन की छाया थी। यानी उनकी पूरी बॉडी इस तरह से बनाई गई थी कि कहीं भी कोई हिस्से को तुम देखोगे तो वो लगेगा कि ये हिस्सा ये इंडियन के इस आदमी का है, ऐसा होता है। यानी सारे इंडियनों की क्वालिटी जो है इन आदमी के अंदर सब जगह जगह मिलती थी। तो जब तुम ये बॉडी देखे तो कहीं किसी आदमी का देखे रहे होगे तो तुमको लगा अरे यार ये चीज तो मैंने देखा हुआ है। तो इसी तरह से उनके सारे बॉडी में इस तरह का बनावट थी कि वो किसी न किसी इंडियन से मैच करती थी, भारतीय से मैच करती थी। इसीलिए तुमको वो क्या लग जाता था कि ये आदमी मैंने देखा हुआ है। तो वही बात को यहाँ बता रहा है कि सामान्य भारतीय जन की आकृति और गठन की छाया थी, यानी उसकी शैडो थी, परछाई थी। अतः उन्हें देखने वाले को कोई ना कोई आकृति यानी कोई भी बॉडी पार्ट जो है, शेप जो है, यह व्यक्ति स्मरण हो जाता हो आता था। यानी जैसे देखा शरीर के किसी अंग के पड़ा और वो अंग किसी न किसी
इंडियन के नॉर्मली इंडियनों से मैच करता था, तो वो आदमी, उसका ध्यान वहां चला जाता था, तो ऐसा लगता था कि भाई मैं ये आदमी को देखा हूं, जबकि उस आदमी को नहीं बल्कि किसी और आदमी को देखा था, और उसी का अंश इसके अंदर उसमें हिस्सा जो दिखता था, जिसकी वजह से वो कंफ्यूज होकर सोचता था कि मैंने इसको भी देखा है। तो वही बता रहे कि स्मरण हो आता था, यानी याददाश्त जो याद हो वो हो आता था, और वो अनुभव करने लगता था, ये ऐसा फील करने लगता था कि इस प्रकार के व्यक्ति को, इस प्रकार मतलब इस तरह के व्यक्ति यानी इंसान को पहले भी कहीं देखा है। आकृति बोले कि शेप और तथा और वेशभूषा यानी यूनिफॉर्म के समान ही वे अपना अपने स्वभाव यानी उनका जो नेचर था वो, और रहन सहन यानी लाइफ स्टाइल जो रहने का था, में सामान्य भारतीय या भारतीय कृषक का ही प्रतिनिधित्व करते थे। और जिस तरह से उनका वेशभूषा था और जैसे आकृति थी, सामान्य था, नॉर्मल था, वैसे उनका स्वभाव भी था, वैसा उनका रहन सहन भी नॉर्मल था, और वो जो भारतीय कृषक यानी भारतीय जो खेती बाड़ी करते वो उनका ही प्रतिनिधित्व करते थे, यानी उनकी ही रहनुमाई रिप्रेजेंटेशन करते थे। प्रतिभा और बुद्धि की विशिष्टता के साथ, प्रतिभा अब यहाँ पे नॉर्मल तो दिखते हैं लेकिन टैलेंट, उनकी प्रतिभा बोल रहे कि टैलेंट जो है, और जो बुद्धि है, जो दिमाग है, उनकी विशिष्टता स्पेशलिटी के साथ साथ उन्हें जो गंभीर संवेदना, गंभीर यानी सीरियस संवेदना यानी सिंपथी प्राप्त हुई थी, हमदर्दी उन्हें प्राप्त हुई थी यानी हासिल हुई थी। वहीं वहीं उनकी सामान्यता को गरिमा प्रदान करती थी, वही उनकी सामान्यता यानी जो नॉर्मल थे वो किस वजह से उनकी डिग्निटी प्रदान होती थी, जो बुद्धि थी, टैलेंट थी, उसके वजह से, और जो उनकी ये थी जब गंभीर संवेदना थी उसके वजह से उनको ये एक डिग्निटी प्रदान करती थी। व्यापकता ही सामान्यता की शपथ है। बोले व्यापकता यानी जो सिंपथी का जो ये उनको जो प्राप्त हुई थी, तो आगे दे रहे कि व्यापकता ही यानी जो कंप्रिहेंसिव है ही सामान्यता की शपथ है। शपथ यानी एक जो कसम है, और तो दे रहे कि व्यापकता ही सामान्यता की शपथ है, यानी व्यापकता यानी जो कॉम्प्रिहेंसिवनेस है, ठीक है, और जो हमारा ये कि सामान्यता है उनकी शपथ है, परंतु व्यापकता और संवेदना, बोल रहे कि व्यापकता और संवेदना की गहराई में स्थित स्थित बनाए रखती है। बोल रहे कि परंतु व्यापकता जो कॉम्प्रिहेंसिव है, और जो जो हमदर्दी की गहराई में स्थित, जो स्थित में जो स्थित बनाए रखती है, उस चीज को एक खत्म ना होने देवे, उसको रोके रहे, वो कौन है? संवेदना है। यानी तुम्हारे अंदर कंप्रेहेंसिव है लेकिन संवेदना नहीं है, तो उसकी गहराई की जो स्थिति है वो बनाए नहीं रखने देगी, खत्म कर देगी। क्योंकि जब तुम वसी हो जाते, बड़े हो जाते और तुम्हारे अंदर हमदर्दी नहीं होती, तो फिर वो वसीपन खत्म हो जाता है फट से। आगे दिया कि उनकी वेशभूषा, जो उनकी जो यूनिफॉर्म था, और आगे दिया कि अस्त व्यस्त था, यानी जो बिजी रहते थे वो, जो यानी नॉर्मली जो उनकी, हम ये सब बोल सकते हैं कि बिजीनेस, तो जो उनकी वेशभूषा की जो अस्त व्यवस्था थी, यहाँ पे उनकी अस्त व्यवस्था मतलब वो नहीं जो रूटीन होता है, नहीं, उनकी वेशभूषा यानी जो यूनिफॉर्म की जो कपड़े वगैरह पहनते थे उनकी अस्त व्यवस्था थी, यानी इस तरह से था कि डिसऑर्डर था उनका, यानी कैसे हम बोलते फैशनेबल नहीं था, तो वो उस तरह का था कि उनका फैशन नहीं था बल्कि उनका अस्त व्यवस्था है, यानी इधर का उधर कहीं भी पड़ा हुआ है, उस तरह से था। उनकी वेशभूषा की अस्त व्यवस्था के साथ उनकी निजी सचिव, यानी निजी सचिव यानी जो प्राइवेट जो सेक्रेटरी होती है वो, और सहचर भाई, सहचर भाई यानी जो कंपेनियन होते हैं, साथी होते हैं, साथी भाई होते हैं, वो चक्रधर, जिनका नाम चक्रधर जी का स्मरण अनायास हो आ, हो आता है। अनायास यानी
स्पॉन्टेनियसली यानी वो हो आता है। जब मेजों में से मतलब कि जब मोजों में से यानी जो उनके मोजे थे उनमें से 5 उंगलियां बाहर निकलने लगती, यानी जब फट जाएगी तभी निकलेगी ना, तो 5 उंगलियां बाहर निकलने लगती। जब जूते के तले यानी जूते के जो नीचे के तले पैर के तलवे के गवाक्ष बनने लगते हैं, गवाक्ष यानी जो छेद होते हैं, होल होते हैं, वो बनने लगते, खिड़की बनने लगते हैं। जब धोती कुर्ते बोले कि जब धोती जो पहने रहते हैं और कुर्ते कोट आदि का खद्दर अपने मूल ताने बाने में बदलने लगता है, यानी जब फट जाते हैं और ये अलग अलग होने लगते, तब चक्रधर इस पुरातन सज्जा को यानी जो 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 पुरातन जो फुल बॉडी और जो डेकोरेशन सज्जा यानी डेकोरेशन को अपने लिए सहेज लेते, अपने लिए रख लेते, यानी उनका फट गया तो वो जो चक्रधर है वो क्या करते हैं, वो रख लेते, वो अपने लिए सहेज लेते, रख लेते। उन्होंने वर्षों तक इसी प्रकार बोले कि इन्होंने सालों साल इसी प्रकार इसी तरह से राजेंद्र बाबू के पुराने परिधान, पुराने पहनावे यानी जो पहनकर उन्होंने निकाल दिए उससे, वही बोले कि परिधान से अपने आप को प्रसादित कर यानी अपने आप को सजा करके यानी उनका छोड़ा हुआ कपड़ा ये पहन लेते, इस तरह से जो चक्रधर जी थे उनके, तो बोले पर प्रसादित कर कृतार्थता का अनुभव किया था, यानी इस तरह से वो जो उनका पुराना कपड़ा छोड़ देते थे तो वो लेकर पहन लेते थे, ठीक है, और जब वो दे देते थे और वो पहन लेते थे वो ग्रेटिट्यूड का अनुभव करते थे। ये नहीं कि भाई मेरे को भिखारी जैसा दे दिया मैं ले लिया हूँ, नहीं, बल्कि वो ले लेते थे तो वो ग्रेटिट्यूड का अनुभव किया था, यानी एहसान जैसा। मैंने ऐसे गुरु शिष्य या स्वामी सेवक अब तक नहीं देखे, और जो लेखिका है वो बोल रहे कि इस तरह का मैंने अभी तक के नहीं देखा कि फटा फूटा कपड़ा भी दे दिया जाए और वो दोनों जो गुरु और चेला हैं वो दोनों एक दूसरे को ले रहे हैं और एक दूसरे के अंदर अनबन नहीं हो रही, ऐसा अब तक के मैंने नहीं देखा। आगे दिया है कि राजेंद्र बाबू के निकट संपर्क, निकट यानी नजदीक, संपर्क यानी कांटेक्ट में आने का अवसर मुझे मतलब कि राजेंद्र बाबू के करीब आने का जो अवसर यानी मौका मुझे सन 1937 में मिला, यानी 37 में मिला, जब वे कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में महिला विद्यापीठ, महिला यानी जो औरतों का होता है वो विद्यापीठ यानी जो यूनिवर्सिटी स्कूल वगैरह होती है, विद्यापीठ महाविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी के भवन का जो भवन के शिलान्यास करने प्रयाग आए, प्रयाग यानी जो स्टेशन का नाम बताया इलाहाबाद आए वहां पे। तो जब वो आए थे तो उनका क्या क्या दिया था कि कैसे आए थे, वो आए थे शिलान्यास करने के लिए आए थे, यानी जो बिल्डिंग बन रही है उसकी नींव रखने आए थे, पहला ईंट रखता इस तरह से आज बोलते हैं ना कि चलो उद्घाटन करेंगे, उसी तरह से नींव रखने का भी रहता है, तो वो शिलान्यास करने यानी वो उसकी नींव रखने आए थे। कौन सी, जो ये विद्यापीठ महाविद्यालय जो लड़कियों के लिए था, औरतों के लिए था, उसके लिए, और आए थे तो क्या पोस्ट था वो, कांग्रेस के अध्यक्ष के पोस्ट पे थे। आगे दिया है उनसे ज्ञात हुआ, उनसे ज्ञात हुआ यानी मालूम पड़ा कि उनके संयुक्त परिवार में, संयुक्त परिवार यानी जो मिल के रहते हैं, जो फैमिली डिवाइड नहीं रहती है एक में रहती है उसको, बोला कि उनके संयुक्त परिवार में 15-16 पोत्रियां हैं, 15-16 पोत्रियां यानी ग्रैंड डॉटर हैं, ठीक है, जिनकी पढ़ाई की व्यवस्था नहीं हो पाई है, और वो 15-16 जो लड़कियां हैं ग्रैंड डॉटर है उनकी पढ़ाई का जो इंतजाम है, व्यवस्था है यानी इंतजाम, अरेंजमेंट, वो जो है नहीं हो पाई है। मैं यदि अपने छात्रावास में रखकर, मैं यानी जो लेखिका है वो खुद बोले, मैं यदि अपने छात्रावास यानी जो हॉस्टल होता है उसमें रखकर उन्हें विद्यापीठ की परीक्षाओं में
जो विद्यापीठ है यानी ये जो यूनिवर्सिटी है उसकी परीक्षाओं में बैठा सकूं तो उन्हें कुछ विद्या प्राप्त हो सकेगी। ये बात वहां पे उनसे कन्वर्जेशन हुई। आगे दे कि पहले बड़ी फिर छोटी, मतलब कि सबसे पहले बड़ी फिर उससे छोटी, फिर उनमें से छोटी से क्रम से बालिकाएं मेरे संरक्षण में आ गई। क्रम से यानी यानी सीरीज से, लाइन से, इस तरह से एक के बाद एक जो छोटी पड़ती जा रही हैं वो सारी बालिकाएं जो है उनके संरक्षण में आ गई, यानी उनकी हिफाजत में, उनकी देख रेख में आ गई। आगे दिया है कि तभी राजेंद्र बाबू की जो सहधर्मिणी है यानी जो उनकी वाइफ है के निकट संपर्क में आने का अवसर मिला। यानी उसी समय जब ये काम कर रही थी उसी समय उनकी जो वाइफ है राजेंद्र बाबू के, उनके करीब आने का अवसर मिला। वे सच्चे अर्थ में धरती की पुत्र थी, और कि सही मानों में धरती की पुत्र थी, यानी जो ग्राउंड रियलिटी है वो, वे साध्वी, और उनका बोला कि उनका जो औरत थी वे साध्वी थी, सरल थी यानी इजी थी, क्षमामयी यानी माफ करने वाली थी, सबके प्रति ममतालु यानी सबके लिए वो क्या थे, ममता जैसे यानी माँ की जैसा व्यवहार करने, और असंख्य संबंधों के सूत्रधारणी थी। असंख्य यानी अनगिनत, और जो सूत्रधारणी थी मतलब जो फैसिलिटेटर जो हम बोलते हैं ना, उस तरह की थी वो। और आगे दिया हुआ कि ससुराल में उन्होंने, मतलब कि ससुराल में उन्होंने जो दिया है कि बालिका वधु, वधु बोलते हैं दुल्हन को, बालिका यानी जो छोटी उम्र के रहते हो, तो जिसको हम लोग बोल सकते हैं मिला के चाइल्ड ब्राइड, ठीक है, चाहे यानी छोटी उम्र की है तो वो चाइल्ड ब्राइड यानी चाइल्ड दुल्हन, इस तरह से के रूप में पर्दापरण किया था। पर्दापरण मतलब रजिस्ट्रेशन, जो रजिस्ट्रेशन होता है लेटर के ऊपर, वो उसके ऊपर किया था। आगे दिया कि सम्भ्रात जमींदार, यानी एक जमींदारी होती है और उसके नाम होता है, उस तरह से दिया कि सम्भ्रात जमींदार है वो के परिवार की परंपरा, यानी उनके जो फैमिली है उनकी एक कस्टम थी, रीति रीति रिवाज था, वो क्या था कि उनके अनुसार, परंपरा के अनुसार यानी रीति के अनुसार उन्होंने घंटों सिर नीचा करके एक आसन बैठना पड़ता था, यानी बैठे हैं और सर जो है नीचे कर रहा है करके, और एकासन बैठना यानी इस तरह से बैठे रहना और सर नीचे कर रहे रहना, तो उससे क्या होता है जो रीढ़ की हड्डी होती है वो झुक जाती है। तो वही चीज का यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं कि परंपरा के अनुसार उन्हें घंटों सिर नीचा करके एकासन बैठना पड़ता था। परिणामता यानी उसके वजह से जो रिजल्ट आया था बैठने की वजह से, वही बोल रहा है कि परिणामता यानी रिजल्ट में ये हुआ था कि उनकी रीढ़ की हड्डी इस प्रकार झुक गई थी कि युवती होकर भी सीधी खड़ी नहीं हो पाती थी। यानी रीढ़ की जो हड्डी है इस तरह से सीधा रहता है, तो वो चूंकि कंटिन्यूअसली ऐसा झुके रहते थे, तो ये क्या हो गए, अभी जवान थे फिर भी वो इस तरह से सीधा नहीं हो पाते थे। तो वो बात बता रहे कि ऐसी सिचुएशन थी उनकी, झुक गई थी, युवती होकर भी सीधी खड़ी नहीं हो पाती थी। आगे दिया हुआ है कि बालिकाओं के संबंध में राजेंद्र बाबू का स्पष्ट निर्देश था। अब जो छोटी उम्र के जो लोग रहते थे, जो औरतें रहती थी, लड़कियां रहती, उनके संबंध में उससे रिलेटेड जो है राजेंद्र बाबू यानी जो राष्ट्रपति थे उनका स्पष्ट यानी क्लियर, यानी जरा भी कुछ भी रोक टोक नहीं बल्कि स्पष्ट निर्देश था, ऑर्डर था कि वे सामान्य बालिकाओं के समान बहुत सादगी और संयम से रहें, और कि उनका क्लियर ऑर्डर था कि सामान्य बालिकाओं के समान यानी उन्हीं की तरह जैसे दूसरी लड़कियां रहती उसी तरह से सादगी के साथ, यानी बहुत ज्यादा डेकोर ना करो बल्कि सादगी से और संयम के साथ कंट्रोल से रहें। वे खादी कपड़े पहनती थी, और बोले कि उनकी जो धर्मी जो वाइफ थी वो क्या थी, खादी कपड़े पहनती थी जिन्हें वो स्वयं ही धो लेती थी, स्वयं यानी खुद ही साफ कर लेती थी, धो लेती थी। उनके साबुन तेल आदि का व्यय, व्यय यानी खर्चा भी सीमित था यानी लिमिट था, यानी बहुत ज्यादा खर्चा नहीं करती थी।
और ये सारे कैरेक्टर देखोगे तो अल्लाह के नबी और उनकी बीवियों का इस तरह से था। तो वही बोल रहे कि उनकी जो लिमिट खर्चे थी, कमरे की सफाई और झाड़ पोछ और गुरुजनों की सेवा, बोल रहे कि कमरे की सफाई और गुरुजनों यानी जो टीचर है उनकी सेवा आदि भी उनके अध्ययन के आवश्यक अंग थे, यानी पढ़ाई के वो भी आवश्यक इम्पोर्टेंट पार्ट थे। यानी ये सब करना, गुरु की सेवा करना, झाड़ झाड़ पोछ करना यानी साफ सफाई रखना कमरे की, ये पढ़ाई का ही हिस्सा था। ये नहीं कि पढ़ के चले जाओगे और बाकी सब छोड़ दोगे, नहीं, ये भी उनका ही हिस्सा था, करना ही था। और आगे दिया हुआ है कि उस समय स्वतंत्रता संघर्ष के सैनिक यानी जो आजादी के फ्रीडम फाइटर के स्वतंत्रता संघर्ष यानी जो आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, वो सैनिक, वो जो जवान थे, उनका जो है गतब क्या था, जेल ही रहता था। यानी उनका डेस्टिनेशन जो था, उनका मकाम क्या रहता, जेल, यानी उनको उठा उठा के जेल में डाला जाता था, तो उनका एक डेस्टिनेशन हो गया था, मकाम हो गया था, जेल ही रहता था। अतः इसीलिए बोले प्राय अक्सर किसी की पत्नी, यानी कब कोई सैनिक है और उसको जेल में डाल दिया गया, तो उसके और भी तो परिवार के लोग रहेंगे ना, तो वो सब कहाँ जाएंगे। तो वही बोल रहे कि इसी वजह से क्या होता था, अक्सर किसी की पत्नी, किसी की बहन यानी किसी की बेटी, और जो किसी की वाइफ हो या किसी की सिस्टर हो, किसी की बेटी यानी किसी की बेटी हो, विद्यापीठ के छात्रावास में आ उपस्थित होती थी। यानी जो यूनिवर्सिटी की जो हॉस्टल रहती थी उसमें आ उपस्थित होती थी, मतलब प्रेजेंट हो जाती थी, यानी वहां आके अपने बचने का जगह ढूंढती थी। देश स्वतंत्र होने के उपरांत जो देश जो है क्या हो गया कि आजाद होने के उपरांत यानी के बाद उनमें से कुछ दिल्ली चली गई, यानी जो लड़कियां रह रही थी वहां से, तो कुछ दिल्ली चली गई, कुछ विशेष योग्यता प्राप्त करने के लिए अंग्रेजी विद्यालयों में भर्ती हो गई। और विशेष यानी स्पेशल योग्यता यानी जो पढ़ाई होती है तो कैसा है, उनको एक डिग्री मिलती है ना और एक लक़ब मिलता है, तो वही विशेष योग्यता प्राप्त करने के लिए अंग्रेजी विद्यालयों में भर्ती हो गए, यानी एडमिट हो गए। केवल राजेंद्र बाबू अपवाद रहे, यानी एक्सेप्शन में जो छूटे रहे वो सिर्फ कौन थे, राजेंद्र बाबू रहे। उनके भारत के प्रथम राष्ट्रपति हो जाने के उपरांत, यानी जब वो भारत के पहले राष्ट्रपति हो गए, उसके बाद मुझे स्वयं खुद की उनकी पोत्रियों के संबंध में चिंता हुई, यानी जो उनकी जो डॉटर थी, जो ग्रैंड डॉटर थी, उनके संबंध में चिंता हुई, फिक्र हुई। उनका स्पष्ट उत्तर मिला और उनका साफ यानी बिल्कुल क्लियर जवाब मिला, महादेवी बहन यानी जो राइटर है उनको बोल रहे कि आप जो है बहन, आप दिल्ली मेरी नहीं है। उनसे बात हो रही तो बोले कि वो क्लियर बता रहे हैं क्या, कि राजेंद्र बाबू बोल रहे हैं महादेवी बहन से कि देखो, मैं दिल्ली में हूँ तो दिल्ली मेरा नहीं है, मैं काम से आया हूँ ना। तो वही बोल रहे कि दिल्ली मेरी नहीं है, राष्ट्रपति भवन जो राष्ट्रपति का जो घर है, भवन मेरा नहीं है। अहंकार से मेरी पोत्रियों का दिमाग खराब ना हो जाए, और घमंड से जो मेरी जो ग्रैंड डॉटर है उनका दिमाग खराब ना हो जाए, तुम केवल इसकी चिंता करो। यानी बात जो हो रही है, तो किस पॉइंट पे बात हो रही है, बोल रहे कि महादेव बहन, तुम देखो ये जो मैं दिल्ली आ गया हूँ और मेरे को राष्ट्रपति भवन मिला है, तो देखो इसके वजह से जो मेरी पुत्रियां हैं, जो ग्रैंड जो डॉटर हैं, वो जो है उनका दिमाग खराब ना हो जाए, इस चीज से हमको बचाना है। तुम सिर्फ इस बात की चिंता करो, उनके अंदर घमंड ना आ जाए। वे जैसे रहती आई हैं उसी प्रकार रहेंगी। कर्तव्य यानी जो ड्यूटी है, उसकी बात बता रहे हैं कि जो ड्यूटी है, और आगे दे रहे हैं कि विलास, और जो विलास है, तो बोल रहे कि कर्तव्य यानी जो ड्यूटी, और जो विलास जो है लग्जरी, नहीं कर्म निष्ठा है। बोल रहे कि जो ड्यूटी है और जो लग्जरी नहीं है, वो क्या है, बल्कि कर्म निष्ठा है, यानी उसके ऊपर ध्यान देकर काम करने की जरूरत है। तो उसको ही बोले कर्म निष्ठा, जिसको हम बोल सकते हैं कॉन्शियसनेस, ठीक है। और विलास यानी लग्जरी। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, ड्यूटी मिल गई तो सोचते हैं अब तो हम लग्जरी लाइफ जिएंगे, बल्कि उस ड्यूटी की
क्या जरूरी है उसका, वो उसका जो लक्ष्य है वो उसको तुम ध्यान नहीं दे रहे, तो गलत है। तो चूंकि अब राष्ट्रपति है तो उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, तो उनका ध्यान इधर उधर नहीं जाना चाहिए। इसीलिए वो बोल रहे कि मेरा जो काम है वो उसके प्रति मेरे को जो है इस तरह से करना पड़ेगा। ठीक है। आगे दिया उनकी सहधर्मिणी जो थी यानी उनकी जो वाइफ थी में भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन यानी बदलाव नहीं हुआ, वो भी अपने पहले जैसे ही रहना चाह रहे। ये नहीं कि राष्ट्रपति हो गए तो अब चलो भाई हम ये करेंगे वो करेंगे। कैसे दूसरे लोग को पोस्ट मिल जाता है, कोई पुलिस बन गया, हवलदार बन गया, या डॉक्टर बन गया, वकील बन गया, तो उनके घर के लोगों का भी बदलता है। तो बोल रहे इनका नहीं बदला। जब राष्ट्रपति भवन में, बोले कि जब राष्ट्रपति भवन में उनके कमरे से संलग्न, संलग्न मतलब अटैच, यानी जो राष्ट्रपति भवन था और उनको मिला हुआ था, तो उसमें संलग्न रसोई घर बनाया गया, यानी अटैच करके एक किचन बनाया गया। तब वे दिल्ली गई, यानी वहां जाएंगी, पकाएंगी, खाएंगी और उनको अपने शौहर को भी खिलाएंगी। इस तरह से तब जाकर वो गई, ये नहीं कि यहाँ जाकर रहने लगे और खाना बन के मिलेगा, नहीं। बोले कि तब वे जो है कहा गई, दिल्ली गई और अंत तक और आखिरी तक स्वयं भोजन बनाकर, यानी खुद भोजन बनाकर सामान्य भारतीय गृहिणी के समान, सामान्य जो नॉर्मल भारतीय गृहिणी यानी जो घर की औरतें होती है उसके समान पति और परिवार, पति और जो है परिवार तथा परिजनों यानी सदस्यों को खिलाने के उपरांत, खिलाने यानी खाना देना और वो खा लें, उनके बाद स्वयं अन्न ग्रहण करती थी। खुद जो है अन्न यानी भोजन ग्रहण मतलब लेना यानी खाती थी। कब? जब अपने पति को दे दी और सारे मेंबर है उनको दे दी, तब जाके खाना वो खाती थी, जिस तरह से आम इंडियन वुमेन करती है उसी तरह से। आगे दिया उस विशाल भवन में यानी उस बड़े घर में यदि अपने अद्भुत अतिथय की बात न कहूं, बोले कि उस बड़े घर में अगर जो एक अद्भुत यानी स्ट्रेंज अतिथ्य यानी जो हम इस तरह से बोल सकते हैं कि मेहमान नवाजी या मेजबानी का बात न कहूं तो क्या हो जाएगा कि वो अधूरा जैसा हो जाएगा। तो वो बोले बात न कहूं तो कथा एंड स्टोरी जो है अधूरी रह जाएगी। बालिकाओं की दादी ने मुझे दिल्ली आने का विशेष निमंत्रण तो दिया ही, यानी जो बालिकाओं की जो दादी थी वो दिल्ली आने का विशेष निमंत्रण यानी स्पेशल दावत तो दिया ही, साथ ही प्रयाग से सिरकी से बने 1 दर्जन सूप, सिरकी, सिरकी सरकंडा जो होता है वो उससे बने 1 दर्जन सूप लाने का भी आदेश दिया। सूप होता है एक यंत्र होता है जिससे क्या करते हैं, गेहूं चावल वगैरह फटकते हैं और उसमें जो गंदगी रहती है साफ करते हैं। ठीक है, तो उसको सूप बोलते हैं। सूप लाने का भी आदेश दिया और बोले कि जब आओगे तो तुम क्या करो, ये जो सिरकी से बने हुए जो सूप होते हैं वो 1 दर्जन तुम लेते आना, ऐसा उन्होंने ऑर्डर दिया था। उन्होंने बार बार आग्रह किया, यानी बार बार उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मैं उनके सूप बहुत की बोले कि जो उन्होंने बार बार यानी रिक्वेस्ट किया कि मैं उनके लिए इतना कष्ट यानी इतनी तकलीफ अवश्य उठाऊं, क्योंकि फटकने परोचने यानी गेहूं वगैरह जो फटकना रहता है, साफ सुथरा करना रहता है, चावल बनाना रहता है, तो वही बोले फटकने परोचने के लिए सिरकी के सूप बहुत अच्छे होते हैं। जो सिरकी के बने हुए सूप होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, पर कोई उन्हें लाने वाला नहीं मिलता। लेकिन बोले कि हालत ये थी कि उनके पास कोई ऐसा आए आदमी और जो ये लेते हुए आए, ऐसा नहीं मिलता। तो आप जो आ रही हैं तो वो आप क्या करें, लेते आए। अब वो एक चीज जो है मतलब इतने बड़े पोस्ट पे है और ये चीज मंगाना थोड़ा सा अलग लगता है, तो वही चीज बोल रहे हैं कि प्रथम श्रेणी के डब्बे में यानी एसी वाला जो डब्बा है और वो जो सूप जो है वो लेके जा रहे हैं। ठीक है, वो देखो ऐसा होता है, ये औरत लेके बैठी है ना इस तरह से, तो इस तरह से गेहूं रहता है उसके अंदर लेके वो साफ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी देखो ये ली हुई है। ठीक है, तो इसी चीज को वो एसी के डब्बे में लेके चल रहे हैं।
तो वही बोले प्रथम श्रेणी यानी फर्स्ट क्लास का जो डब्बा है के डिब्बे में 12 सूपों को टांगने का जो दृश्य यानी जो नजारा उपस्थित हुआ यानी जो प्रेजेंट हुआ, उसमें उसमें भी अधिक यानी हुआ उससे भी अधिक। यानी एक तो रेलवे के डब्बे में तुम अगर ये डाल रहे हो और ऐसा लेके आ रहे हो, तो बोले एक तो वहां पे होगा होगा, फिर उसके उससे बढ़कर क्या हो रहा है कि उससे भी अधिक विचित्र दृश्य यानी स्ट्रेंज सीन जो है तब प्रत्यक्ष हुआ, तब जो है मतलब दिखा, जब राष्ट्रपति भवन से आई बड़ी कार आई, जो बड़ी बड़ी कार आई, पर यह उपहार लादा गया यानी ये जो गिफ्ट था, जो सूप था, वो लादा गया। राष्ट्रपति भवन के हर द्वार पर सलाम ठोकने वाले सिपाहियों की आंख विस्मय से खुली रह गई। विस्मय मतलब अचरज से, यानी बोले कि ये क्या, मतलब इतना बड़ा पोस्ट और ये सूप लेके जा रहे हैं। बोले तो खुली रह गई। ऐसी भेंट यानी ऐसी उपहार लेकर कोई अतिथि यानी कोई मेहमान न कभी वहां पहुंचा था न पहुंचेगा, पर भवन की तत्कालीन स्वामिनी, बोले जो भवन की जो तत्कालीन स्वामिनी थी, ने मुझे अंक में भर लिया यानी गले लगा लिया। आगे देखते हैं, तो आगे दिया है कि राजेंद्र बाबू तथा उनकी सहधर्मिणी जो उनकी वाइफ है, वो सप्ताह में एक दिन, बोल रहे कि हफ्ते में एक दिन अन्न नहीं ग्रहण करते, अन्न यानी भोजन खाना नहीं ग्रहण करते यानी नहीं लेते। संयोग से, बोल रहे कि एक्सीडेंटली या बोलते हैं ना किस्मत से मैं उनके उपवास के दिन ही पहुंची, यानी जिस दिन उनका रोजा था, जिस दिन वो अन्न ग्रहण नहीं करते, उसी दिन ये जो लेखिका है वो उसी दिन पहुंची। अतः इसीलिए उनकी यह जिज्ञासा कि बोले उनकी जो क्यूरियोसिटी स्वाभाविक थी यानी नेचुरल थी कि मैं कैसा भोजन पसंद करूंगी। उपवास में भी अतिथे का साथ देना, बोला कि उपवास में भी यानी तुम रोजे हो उसमें भी अतिथे यानी जो मेजबान है उसका साथ देना उचित समझकर मैंने निरन्न भोजन की ही इच्छा प्रकट की। निरन्न भोजन मतलब यानी लीन यानी मतलब छोटा हल्का फुल्का, ज्यादा मतलब भारी भरकम न रहे, इस तरह से लीन भोजन की ही इच्छा प्रकट की, इच्छा प्रकट करना यानी इजहार करना। ठीक है। फलाहार के साथ यानी जो फल वाले थे उस आहार के साथ उत्तम खाद्य यानी जो ग्रेट लेवल का होते उत्तम खाद्य पदार्थों की कल्पना स्वाभाविक रहती है। यानी रोजा हो तो आदमी सोचता है अच्छे से अच्छे लेके आओ, और ऐसा सोचना बोरे कल्पना करना ऐसा स्वाभाविक रहती है, यानी नेचर रहती है, इसमें कोई ये नहीं रहता है कि सब लोग नॉर्मल सोचते हैं। सामान्यतः हमारा उपवास अन्य दिनों के भोजन की अपेक्षा, यानी बोल रहे कि आम तौर पर जो हमारा उपवास है अन्य दिनों की भोजन की अपेक्षा यानी दूसरे दिनों की भोजन के कंपैरिजन में अधिक व्यवसाध्य हो जाता है, यानी एक्सपेंडेबल हो जाता है, खर्चीला हो जाता है, इस तरह से व्यवसाध्य हो जाता है। क्योंकि उस दिन हम भांति भांति के फल यानी किस्म किस्म के फल, मेवे यानी जो भी मेवे वगैरह, मिष्ठान मिठाई वगैरह आदि एकत्र कर लेते हैं यानी जमा कर लेते हैं। आगे दिया है कि मुझे आज भी वो संध्या नहीं भूलती, बोले कि मुझे आज भी वो शाम नहीं भूलती जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति को मैंने सामान्य आसन पर बैठकर यानी नॉर्मल जो पीड़ा होता है उस पर बैठकर दिन भर के उपवास के उपरांत यानी दिन भर रोजा रहे उसके बाद केवल कुछ उबले आलू खाकर प्रायण करते देखा। प्रायण यानी जो तिलावत करते हैं, रेसिटेशन करते हैं, उसको देखा, यानी रोजा खोल लिए और उसके बाद कोई भी जो उनकी धार्मिक किताबें वो पढ़ रहे तो बोले वो देखा, और वो सीन मुझे भूले नहीं भुलाता। मुझे भी वही खाते देख कर बोले क्या, और वो जो साथ में आई थी वो उनको भी बोले कि मुझे भी वही खाते देखकर उन्हें दृष्टि में संतोष और ओठों पर बालकों जैसी सरल हंसी झलक उठी। उनकी दृष्टि में संतोष यानी बोले कि मतलब ये भी ऐसी ही मेरे जैसे है, तो वो संतोष हुआ, सबर हुआ, और ओठों पर जो है
मतलब बच्चों जैसी जो है हंसी झलक उठी। जीवन मूल्यों की परख, बोले जीवन की जो कीमतों की परख है करने वाली दृष्टि के कारण उन्हें देश रत्न उपाधि मिली। बोले कि उनको देश का जेम्स रत्न यानी जेम्स देश का, बोले कि देश का रत्न है मतलब जेम्स है, हीरा है, उसकी ये जो उपाधि मिली यानी टाइटल मिला। और मन की सरलता, और जो मन की जो सरलता और स्वच्छता थी, जो दिल में कपट नहीं थी, इजी थे वो, ने उन्हें अजात शत्रु बना दिया। अनेक बार प्रश्न उठता है, बोला कि हर बार यानी कई बार 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 ये सवाल उठता है, क्या वो सांचा टूट गया? यानी वो जो माएँ थी, जो बच्चे इसे जन्म देती थी, जो इस तरह के लोग होती थी, तो क्या वो चीज़ खत्म हो गई? तो वही बोले, क्या वो सांचा टूट गया जिसमें ऐसे कठिन कोमल चरित्र ढलते थे? यानी ऐसे-ऐसे लोग जो पैदा हुए और इस तरह से उन लोग जीते थे कि लोग याद रहे, तो बोले क्या अब वो ऐसे लोग अब नहीं बनते हैं क्या? संस्मरण राजेंद्र बाबू से। आगे देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि स्वर्णीय, स्वर्णीय मतलब ओडिएबल। गणतंत्र दिवस जो जो दिन हम आजादी का दिवस रहता है उसको बोलते हैं। तो जो गणतंत्र दिवस होता है जैसे 26 जनवरी है, ठीक है, तो वही बोले कि गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या यानी शाम, संध्या यानी शाम, और पूर्व यानी पहले, यानी संध्या यानी शाम से पहले पर राष्ट्रपति का संदेश सुनिए। यानी राष्ट्रपति जब वो खिताब करते हैं, जब वो भाषण देते हैं और कुछ बताते हैं, तो वो सुनने को बोला गया है, ठीक है। आगे दिया है लेखनी में यानी राइटेबल में कि महाराष्ट्र के पर्यटन विभाग से, पर्यटन यानी टूरिज्म विभाग यानी सेक्शन से पर्यटन संबंधी यानी टूरिज्म के संबंधी में रिलेटेड में जानकारी प्राप्त करने के लिए, यानी इंफॉर्मेशन प्राप्त यानी हासिल करने के लिए प्रश्नावली तैयार कीजिए। यानी तुमको जो है प्रश्नावली यानी क्या क्या, यानी इंटरव्यू जैसा रहता है ना, उस तरह से तैयार करना है तुमको। यानी जो लोग हैं पर्यटन विभाग से, उनसे तुमको सवाल पूछने का, तो वो सवाल तुम तैयार करो, क्या सवाल पूछना चाहते हो, ठीक है, इस तरह से। आगे दिया है कि संभाषणीय यानी लोकल बातचीत में, जो लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं उस लैंग्वेज में दिया है कि सामाजिक स्तर का आधार, यानी जो सामाजिक यानी जो सोसाइटी का जो लेवल होता है उसका आधार वेशभूषा है, यानी पहनावा है, यूनिफॉर्म है, यानी कौन से समाज का कैसा पहनावा है, इस बात पर आप कितने सहमत है। तो बोले कि यानी किसी आदमी का या किसी सोसाइटी का तुमको लेवल अगर पता करना है तो उसके यूनिफॉर्म से तुम पता करोगे, इस बात पर कितने सहमत है, आपस में चर्चा कीजिए। बोले यानी कपड़े से तुम पहनावा देखकर और तुम ये बता सको कि इस आदमी का लेवल ऐसा है या ऐसा होगा, इस बात पे आप सहमत है नहीं सहमत है, उस पर बातचीत करना है। और अगला दिया है पठनी में यानी रीडेबल में कि भारत रत्न डॉक्टर एपीजी, जो डॉक्टर एपीजी अब्दुल कलाम हैं वो, उनके बारे में बोला है कि जो भारत के रत्न हैं उनके से लिखित, उनकी जो कलाम लिखित किसी एक पुस्तक का अंश पढ़िए, अंश यानी हिस्सा पढ़िए, उसमें निहित, बोला कि उसमें निहित प्रमुख बातें अपने मित्रों को सुनाएं। और जब ये सुनाओगे तो वो कैसा अंदाज होना चाहिए, निहित यानी मेन मेन बातें जो है वो आपको सुनाना है, सूचित करना है, बताना है, ठीक है। और निहित का मीनिंग होता है वेस्टेड इस तरह से, या हम ये बोलते हैं सूचित, लक्षित, इस तरह से गुप्त, ठीक है, कई मीनिंग होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, तो आगे दिया शब्द संसार, भ्रुकुटी यानी स्त्री का जो ये भाव होता है वो, ठुड्डी यानी ठोड़ी, रोमिल रोएदार, निर्देश यानी सूचना, सिरकसी यानी सरकंडे का सरई, और पछोरना जो दिया है उसका कि अनाज सूप में रखकर फटक कर साफ करना, इस तरह से। निरन यानी निहार और अन्न रहित, इस तरह से। और व्यवसाय यानी महंगा, एक्सपेंडेबल, इस तरह से। मुहावरा दिया है आंखें खुली रह जाना, आश्चर्यचकित रहना, अंक में भर आना यानी गले लगाना।
आगे देखते हैं, दिया है कि स्वय अध्याय यानी सेल्फ स्टडी, यानी तुम्हें खुद पढ़ना है, तो इसमें मैं हेल्प कर दे रहा हूँ। दिया है कि सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए, यानी अकॉर्डिंग करना है, जैसा बोला गया वैसा करना है। तो बोल रहा है कि संजाल, जो संजाल है यानी ये जो वेब है, पूर्ण कीजिए, पूर्ण यानी कंप्लीट कीजिए। तो दिया कि राजेंद्र बाबू की पत्नी के गुण, तो राजेंद्र बाबू के पत्नी के गुण क्या थे? साध्वी थे, और उसके बाद क्या थी? सरल थी, और उसके बाद क्या था? ममतालु थी, और क्षमामयी। तो ये चीज हम यहाँ पे लिख देंगे। दूसरा यहाँ पे पूछा है कि कृति में जानकारी लिखिए। राजेंद्र बाबू के चेहरे का वर्णन, तो उनका चेहरा का वर्णन बताना है, यानी तुम्हें डिस्क्राइब करना है कि चेहरा उनका कैसा था। तो उनका कैसा था? चौड़ा मुख, चौड़ा माथा था, माथा यानी फोरीहेड, तो यहाँ पे लिख देंगे चौड़ा मुख, चौड़ा माथा। और उसके बाद उनकी जो घनी भ्रूकुटियां और बड़ी आंखें थी, यहाँ लिख सकते हैं। फिर उसके बाद क्या था? कुछ भारी नाक और गोलाई लिए हुए चौड़ी हड्डी थी, इस तरह से। और उसके बाद मोटे पर सुडोल होठ थे, और बड़ी बड़ी मूछें थी। ठीक है, ये उनका चेहरे के ऊपर जो था ये वर्णन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दिया है कि उत्तर लिखिए। राजेंद्र बाबू की पोशाक, यानी जो उनका पहनावा था वो कैसा था, कैसा कपड़ा पहनते थे? तो खादी, खादी की मोटी धोती थी उनकी, पहली बात। दूसरा था, मोटा भी था और खुरदुरा था और काला था, और बंद गले का कोट था, ये उनका पहनावा था। और उसके ऊपर क्या था? गांधी वाली जो टोपी थी वो थी। उसके बाद यह कि निम्नलिखित शब्दों के प्रत्यय और मूल शब्द अलग करके लिखिए। प्रत्यय यानी जो हमारे पास लास्ट में जो ऐड होता है वो कैसा प्रीफिक्स सफिक्स होता है, उसी तरह से। तो देखो ये बुद्धिमान है, तो जो है मान जो है वो क्या है? लास्ट में लगा है बुद्धि के, तो इसीलिए प्रत्यय में क्या हो जाएगा? मान हो जाएगा, और मूल शब्द क्या हो जाएगा? बुद्धि हो जाएगा। इसी तरह से इक, परिवार, परिवार जो है वो मूल शब्द है, और इक जो है वो क्या है? प्रत्यय है। ठीक है, इसी तरह से इल जो है प्रत्यय हो जाएगा, और रोम जो है वो क्या हो जाएगा? मूल शब्द हो जाएगा। और ममतालु यानी ममता जो है वो मूल शब्द हो जाएगा, और आलू जो है क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, आगे दिया कि उपसर्ग तथा प्रयुक्त शब्द बनाकर लिखिए, यानी ये दिया है यहाँ पे उपसर्ग युक्त, और ये मूल शब्द और प्रत्यय युक्त शब्द, यानी प्रत्यय से मिल करके यहाँ शब्द बनना चाहिए, और ये उपसर्ग से मिल करके यहाँ पे शब्द बनना चाहिए। तो आवश्यक दिया हुआ है, तो हम अनावश्यक या अत्यावश्यक दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों हो जाएगा। इसके बाद पीछे में अगर लगाओगे तो आवश्यकता, ठीक है, आवश्यकता हो जाएगा। यहाँ पे कर्म, तो कर्म का ये बोल सकते हैं कि सुकर्म, यानी अच्छे कर्म, सुकर्म का मतलब गुड डीड्स होते हैं, और कर्मठता, इस तरह से। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा। आगे दिया है समय, समय का असमय लिख सकते हैं, या हाँ असमय लिख सकते हैं, और सामयिक जो प्रयुक्त में लिखना है वो सामयिक हो जाएगा। ठीक है, इधर पे जो ये चौथा दिया है हृदय, तो हृदय का हम सहृदय, यानी जो लोग होते हैं काइंड हार्ट होते हैं उनको बोलते हैं सहृदय, तो सहृदय लिख देंगे तो ये हो जाएगा। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हृदय पूर्वक, दिली मुबारकबाद बोलते हैं ना, दिल से मुबारकबाद, वो हृदय पूर्वक। इसी तरह से सफल का दिया है तो असफल लिख सकते हैं, और सफलता लिख सकते हैं यहाँ पे। चंचल का इसी तरह से लिख सकते हैं अति चंचल, और यहाँ पे लिख सकते हैं चंचलता। ठीक है, आगे दिया है अभिव्यक्त, यानी तुम्हें खुद सेल्फ एक्सप्रेस करना है, कि यानी तुम क्या मानते हो, दूसरे क्या मानते हो उससे मतलब नहीं, अपना खुद का सेल्फ रिस्पॉन्स रहेगा। तो बोले सदा जीवन उच्च विचार विषय पर अपने विचार लिखिए, यानी जो सदा जीवन है, ये सादा जीवन है, जो सॉरी सादा जीवन यानी जो सिंपल लाइफ होती है, उसके जो उच्च विचार है, उसके इस सब्जेक्ट के ऊपर क्या करना है तुमको? अपनी थॉट लिखने का है। ठीक है,
और ये जितना बोला जा रहा है इन सबको लिखने का है। अगर इसको होमवर्क करोगे इससे तो तुम्हारा हिंदी इंप्रूव होएगा, ठीक है, तभी अच्छे मार्क्स आएंगे। तो अब आगे देखते हैं। भाषा बिंदु दिया है कि निम्नलिखित संधि विच्छेद की संधि कीजिए और भेद लिखिए, ठीक है। तो संधि क्या होता है? संधि का मतलब होता है मिलाप, जैसे बोलते हैं ना मिलना, उसी तरह से मिलाप होता है। तो जब दो शब्दों का मिलाप होएगा तो उसमें क्या होगा, क्या कंडीशन आएगी? तो तीन कंडीशन तो आएगी आएगी, ठीक है। एक जगह ये होगा कि जो हमारे स्वर होते हैं, जैसे ये है स्वर है, ठीक है, ये हिंदी के जो वर्णमाला होती है उसमें स्वर्ण और व्यंजन होते हैं ना, ये व्यंजन है, तो क ख ग ये आपस में मिलाप करेंगे, या ये वॉवेल्स है वो मिलाप करेंगे, ठीक है। तो जब जब ये व्यंजनों का मिलाप होता है तो उसको बोलते हैं व्यंजन संधि। जब स्वर्ण का जो जो स्वर है उसका मिलाप होता है तो उसको बोलते हैं स्वर्ण संधि। और इसमें से कुछ होते हैं जैसे ये वाला और ये वाला आधा सौ, स और ई जो ऊपर का रहा होता है ये मिलता है तो उसको बोलते हैं उपसर्ग संधि, ठीक है। तो ये तीन होते हैं मेन, और वो तीन के अंदर जो है अलग अलग होते हैं। जैसे स्वर संधि है तो उसमें कई तरह के संधि होते हैं, तो वो डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, खाली यही देखेंगे कि कौन सा है वो, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है देखो, निम्नलिखित संधि विच्छेद कीजिए और उसके भेद लिखिए। तो यहाँ पे तुमको दिख रहा है कि दू और अंग की मात्रा है। तो अंग की मात्रा जैसे मैंने बताया था कि जब ये और ये मात्रा आता है तो वो क्या होता है, विसर्ग में होता है। तो इसीलिए इसको क्या यहाँ पे बनेगा, दू और ये लब है तो ये इसका जो बनेगा शब्द वो बनेगा दुर्लभ, और संधि का जो भेद होगा वो क्या होगा, विसर्ग संधि होगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ देखो म हा, महा, और आ यहाँ पे दिया त अमा, तो इसको जब लिखोगे तो ये क्या बनेगा, महात्मा। तो इसमें क्या चीज का मिलाप हो रहा है, जो स्वर है आ की मात्रा है उसका हो रहा है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, स्वर संधि हो जाएगा, ठीक है। आगे दिया है अन, और उसके बाद दिया है आसकत। तो अगर तुम इसको बनाओगे तो अनासकत होगा, जिसका मीनिंग होता है अनअटैच्ड, जो अटैचमेंट होता है उसी तरह से अनअटैचमेंट होता है। तो इसमें भी देखोगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे अ की मात्रा है और यहाँ पे भी अ की मात्रा है, तो ये मात्राएं मिल रही हैं, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्वर संधि हो जाएगा, ठीक है। जैसे महात्मा में स्वर संधि हुआ उसी तरह से अनासक में भी क्या हो जाएगा, स्वर संधि हो जाएगा। इसी तरह से देखो अतः, अंततः, ये अंत और उसके बाद चेतना, तो जब इसको मिलाओगे तो क्या हो जाएगा, अंतर चेतना होगा। तो क्या मिला इसका, अह मिला है, तो ये क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगा। और उसके बाद दिया सम और धनतोष दिया है, तो सम और धनतोष यहाँ पे कोई जो है, जिसको जब लिखोगे तो क्या हो जाएगा, संतोष होगा। तो इसमें कोई मात्रा नहीं मिला, क्या मिला, व्यंजन मिला, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगा। सदा धन एव, तो क्या हो गया, सदा धन एव, सदैव, तो अय की मात्रा आई ना, तो स्वर संधि हुई, वॉवेल्स आ गया, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, स्वर संधि होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। आगे दिया निम्नलिखित शब्दों का जो संधि विच्छेद कीजिए, यानी तुमको इसको संधि विच्छेद करना है, पहले संधि विच्छेद करके दिया हुआ था, तो अभी तुमको करना है और भेद भी लिखना है। तो देखो सज्जन दिया ना, तो यहाँ पे क्या होगा, सत्य होगा और यहाँ पे जन होगा, और चूंकि इसमें व्यंजन ही व्यंजन दिख रहा है तो इसीलिए क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगा। इसमें है नमस्ते, तो नमः, नमः अंक की मात्रा आ रहा है, और ते लास्ट में आएगा, नमः और ते, तो ये क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगा। इसके बाद यह है स्वागत, तो स्वागत का कैसा बनाओगे, तुम लिखोगे सु और इधर पे लिखोगे आगत, तो क्या मिल रहा है, आ मिल रहा है ना, दोनों का क्या मिल रहा है, वॉवेल्स मिल रहा है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, स्वर संधि हो जाएगा। यहाँ पे दिया है दिग्दर्शक, दिग्दर्शक, तो दिक यहाँ आएगा, दिक, और इस साइड आएगा दर्शक, और ये दोनों जब मिल रहे हैं तो कोई वॉवेल से नहीं मिल रहा है बल्कि व्यंजन मिल रहा है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगा। यद, यद्यपि, यद अपि, तो यहाँ पे यदि होगा और यहाँ पे अपि होगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो मिल रहा है अ मिल रहा है,
ठीक है, तो क्या हो जाएगा, स्वर संधि हो जाएगा। इसी तरह से दुह, ये दुस्साहस, तो ये क्या हो जाएगा, दुह एंड द पे ऊ की मात्रा अंग हो जाएगा और यहाँ पे आएगा साहस, तो दुस्साहस, तो ये क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगा। ठीक है, आगे दिया कि निम्नलिखित शब्दों का विच्छेद कीजिए, यह दिया हुआ दिग्गज, तो इसका विच्छेद करके और संधि के भेद लिखिए। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ दिग्गज का यहाँ लिखोगे दिक, दिक, और उसके यहाँ पे लिखोगे गज, और ये क्या मिल रहा है दोनों में, यहाँ जो मिल रहा है व्यंजन मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि। उसके बाद सप्ताह, तो इसके क्या हो जाएगा, सप्त हो जाएगा, ठीक है, पहले वाले में, और अह हो जाएगा, तो क्योंकि अ की मात्रा जाके मिलेगा, तो जब मात्रा मिलेगा तो क्या हो जाएगा, स्वर संधि हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दिया है निश्चल, तो ये निह, नौ, नौ पे ई की मात्रा और अंग की मात्रा हो जाएगा, और चल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये विसर्ग संधि हो जाएगा। उसके बाद दिया कि भानुदय, तो भानुदय का तो भानु लिखोगे इस साइड में और उदय उधर लिखोगे, तो क्या हो रहा है, मात्राएं मिल रही हैं, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, स्वर संधि हो जाएगा। निसंदेह, निसंदेह यानी जो नि होगा और संदेह इस साइड में होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगा। उसके बाद दिया सूर्यास्त, तो सूर्य इधर हो जाएगा, इस साइड में सूर्य और इस साइड में अस्त हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सूर्यास्त हो जाएगा, तो इसमें क्या मिल रहा है, स्वर मिल रहा है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, स्वर संधि हो जाएगा। ठीक है, आगे दिया हुआ कि पाठ में आए संधि छाट कर उनका विच्छेद कीजिए और संधि के भेद लिखिए। यानी आगे और जो लेसन में आए थे, जैसे मिसाल के तौर पे विद्या, विद्यार्थी, तो विद्याधन अर्थी कर दोगे तो भी हो जाएगा विद्यार्थी। उसके बाद था मुख, मुख आकृति, मुखाकृति जो था ना वो वाला भी डाल सकते, तो मुख अलग कर दोगे, आकृति अलग कर दोगे। ठीक है, तो इसमें भी क्या हो रहा है, स्वर मिल रहा है, तो स्वर संधि हो जाएगा। फिर एक और आया था सीता अवकाश, शीत धन अवकाश करेंगे तो ये भी स्वर संधि हो जाएगा। छात्रावास आया था, तो उसको भी हम लिख सकते हैं कि छात्र धन आवास, तो स्वर संधि हो जाएगा। विद्यालय, विद्या धन आलय करेंगे, ये भी क्या हो जाएगा, स्वर संधि हो जाएगा। ठीक है, आगे दिया है कि उपयोजित लेखन, यदि मैं शिक्षा मंत्री होता, और अगर तुम मंत्री होते, जो एजुकेशन मिनिस्टर होता वो होते, तो वो तुम क्या करते, क्या चीज बदलते, क्या चीज लाते, क्या चीज घटाते, कैसा कैसा करवाते, वो बारे में लिखने का है। और दिया है कि विषय पर लगभग 100 शब्दों में निबंध लिखिए, तो ये तुम्हें लिख कर क्या है, दिखाना है। ठीक है, कि अगर तुम शिक्षा मंत्री होते तो क्या क्या बदलते, क्या क्या लाते, क्या क्या करते। ठीक है।